जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका मतलब टारगेट होता है ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने लाना है या टॉप 10 में लाना है। तो जब आपने बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपको कैसा फील लगा? बीएचयू का ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब हर किसी का अच्छा मतलब ड्रीम होता है कि वो एकदम बिल्कुल बहुत अपना बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे, और हर स्टूडेंट अपना बेस्ट लेवल अपना परफॉर्मेंस देता भी एग्जाम में। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप एक विजन के साथ करो, लाइक मतलब जैसे डिटर्मिनेशन के साथ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बस वो निकालना है, बस निकालना है, तो ये कोई एक क्लियर माइंड सेट नहीं है, ये आपको बस निकालना है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IIT जैम केमिस्ट्री पर। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ सत्यम सोनी। आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे। आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 12 in CSR JRF December 2019 and all India rank 21 in GATE 2020. So in this video we will discuss strategy of JAM exam and BHU MSc entrance by topper Sagar Dhanraj, who had secured All India rank 1 in BHU MSc entrance and All India rank 16 in IIT JAM. So let's start. सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि जूनियर से इंटरेक्ट करने के लिए, मेरा मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सत्यम भैया फॉर दिस, एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन। सागर, सबसे पहले आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा चल रहा है? आप कैसे इसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, हाँ, लॉकडाउन जैसे कि आप सब लोग बेसिकली सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब इस लॉकडाउन में ही देख रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे जूनियर्स के मैसेज आते रहते हैं कि भैया आजकल लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मेरा उनसे यही उनका संदेश रहता है कि कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। अगर आप कम प्रोडक्टिव हैं तब भी कोई बात नहीं, बस रेगुलर रहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ जितना रेगुलर हो पाता है मुझसे थोड़ा बहुत सब्जेक्ट को लेकर के। तो मेरा भी अपने जूनियर्स के लिए यही है कि जितना आप रेगुलर रह सकते हैं उतना बेटर है। और आपको IIT जैम और BHU एग्जाम के बारे में एग्जैक्टली कब पता चला? आपने कब सोचा कि हाँ मुझे इस एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है? मैंने 2016 में जब BSc ज्वाइन किया था, तो फर्स्ट ईयर में तो नॉर्मली मुझे नहीं पता था कि IIT जैम जैसा कोई एग्जाम होता है, और BHU MSc मतलब मुझे तब पता था कोई ना कोई एग्जाम होता होगा MSc एंट्रेंस के लिए, बट एज सच उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बट जब मैं 4th सेमेस्टर में आया तब मेरी क्लास के काफी बच्चे इसकी प्रिपरेशन तैयार कर चुके थे IIT जैम की। तब मुझे पता चला कि मतलब कि नहीं, IIT जैम भी कोई एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप IIT से MSc कर सकते हो। और उसी टाइम पे लगभग BHU MSc का भी आइडिया लग गया था थोड़ा थोड़ा। तो आपका माइंडसेट क्या था जब आपने सुना कि IIT जैम एग्जाम? आपको क्या लगा कि बहुत इजी है, हार्ड है, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मुझे इसकी? जो जब किसी को जैसे एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जब पहली बार मुझे सुनाई दिया IIT जैम, तो जब नाम के आगे IIT लगता है तो हम लोग मन में कहीं ना कहीं आ जाता है कि बहुत हार्ड एग्जाम होगा, और उसके बाद जो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हमें अच्छी IIT पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में आते हैं। बट हाँ, मतलब IIT जैम सुन के मतलब यही लगा था कि कोई बहुत हार्ड एग्जाम है। और हाँ, मतलब सच में एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल में IIT जैम। और BHU का एग्जाम, BHU भी अपने आप में एक अच्छी यूनिवर्सिटी है नेशनल लेवल की, तो इसका भी एग्जाम मैटर करता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी दोनों एग्जाम की? आपने सेम स्ट्रेटजी फॉलो की BHU MSc एंट्रेंस और IIT जैम के लिए, या फिर कुछ अलग स्ट्रेटजी थी? और क्या पैटर्न था दोनों एग्जाम? फर्स्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि बेसिकली एंट्रेंस में कोर्स जो होता है लगभग 3 साल की जो केमिस्ट्री आती है वो तीनों में ही अप्रोक्सीमेटली वही आती है। बट यह है कि दोनों की स्ट्रेटजी, थोड़ा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो स्ट्रेटजी उसको डिफरेंट बनाती है। तो जो बच्चे दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए IIT जैम की तैयारी करना, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप BHU की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं कि आप सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी मत कीजिए। अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और लगाएंगे तो IIT जैम की भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी वाइज
अब जो आपने रेफरेंस मटेरियल अपने आईआईटी जैम में फॉलो किया है, उसी को अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ एग्जाम अप्रोच अपना के आप DHU को भी एग्जाम्स को भी क्रैक कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए कोई बहुत ज्यादा अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी बनानी जरूरत नहीं है कि बिल्कुल अलग ही आप बुक लिस्ट बना रहे हैं या अलग लेवल का तैयारी कर रहे हैं। तो आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, एम आई राइट? यस सर, यस भैया, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी मैंने। तो आपको कैसा लगा कि प्रिपरेशन में कोई डिफिकल्टीज आती है? क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि आप बिना कोचिंग के पॉसिबल है ऐसे एग्जाम्स क्रैक करना, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? ये ऐसे एग्जाम्स को मैं बिल्कुल बोलूंगा, ऐसे एग्जाम्स को क्रैक करना बहुत ही बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेकिन ये है कि ऐसा इसलिए भी कि ये क्वेश्चंस, ये जो वीडियो में जो देख रहे हैं और जो बच्चे भारत के डिफरेंट एरियाज में, रूरल एरियाज में, लोकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के हैं, तो मैं उनको बताना चाहूंगा इसके थ्रू कि हो सकता है आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो कोचिंग सेंटर्स हैं बड़े बड़े शहरों में, लाइक दिल्ली, लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में, तो अगर आप कोचिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप इस एग्जाम को बेसिक बुक्स के थ्रू, बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू, इसको बिना कोचिंग की सहायता के भी इसको कर सकते हैं क्रैक। और दूसरा क्वेश्चन इसी में आपने क्या पूछा था, बुक लिस्ट? हाँ, आपने अपनी स्टडी कैसे, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की और कौन से नोट्स फॉलो किए और कौन सी बुक्स फॉलो की? सबसे पहले जब मैं 4th सेमेस्टर मुझे पता चला आईआईटी जैम के बारे में, तो मेरा मन है कि नहीं, मुझे भी इस एग्जाम को क्रैक करना है, अच्छे से करना है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स फेस हुई, प्रॉब्लम्स या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो कोचिंग बच्चे नहीं करते हैं उनको ये फेस होती है कि कोचिंग में क्या होता है कि जनरली जो मेरे दोस्त मुझे बताया करते हैं कि उनको एक स्ट्रक्चर्ड मटेरियल मिल जाता है कि आपको ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है और आप इस क्वेश्चंस को ऐसे तैयार कर लेंगे, इस एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तो आप इसको कवर कर के ले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे होते हैं उनके सामने पहली प्रॉब्लम यही आती है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, और रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए अगर उनको कोई सीनियर को गाइड करता है तो बहुत अच्छे से इसको कवर अप, इसको एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एग्जाम के साथ ही होती है कि ये जो अगर मैं आईआईटी जैम को फोकस करूं तो आईआईटी जैम ने अपना खुद का सिलेबस वेबसाइट पे डाल रखा है। वो सिलेबस में उसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है जो उसने सिलेबस बनाया है। तो हम लोगों को, जो बच्चों को मेन प्रॉब्लम आती है कि कितना पढ़ें, क्या पढ़ें। तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स लिखी जाती हैं वो आईआईटी जैम को देख के तो लिखी नहीं जाती, वो नॉर्मल सब्जेक्ट वाइज लिखी जाती है। अगर फिजिकल की बुक है तो वो उसमें अच्छे लेवल, एडवांस लेवल तक के भी टॉपिक्स दिए होंगे। लेकिन आईआईटी जैम केवल नॉर्मल बेसिक लेवल में ही पूछता है, इंटरमीडिएट मतलब एक एडवांस लेवल से थोड़ा कम। तो बच्चों को पता, मतलब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि उसे कब कहाँ रुकना है, क्योंकि उसके आगे वो पढ़ेगा तो उसका यूजफुल है, लेकिन फिलहाल आईआईटी जैम के एग्जाम में उसका कोई यूज नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, यही कोचिंग वाले इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों में कि मतलब इतना पढ़, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना हो जाएगा। तो अगर ये अप्रोच आपको कहीं सीनियर से मिल रही है या किसी और गाइडेंस से मिल रही है, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो आप इजीली अपना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं बुक लिस्ट की बात अगर करूँ तो सब्जेक्ट वाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इनऑर्गेनिक में एज सच जो मेन टॉपिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कोऑर्डिनेशन से उठते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री काफी क्वेश्चन आते हैं उसमें, और इसके अलावा थोड़ा बहुत क्वांटम के कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं। लेकिन ये जो क्वांटम के क्वेश्चन होते हैं बेसिक लेवल के होते हैं। और इसके अलावा मतलब आप इंडियन स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं। कालिया में आपको, कालिया एक स्टैंडर्ड बुक है इंडियन, उसमें आपको काफी डिटेल से सब कुछ मिल जाएगा। बट यही इसमें पॉइंट आता है कि हमको कब कहाँ रुकना है। तो इस पॉइंट के जानने के लिए आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको वो बुक पढ़नी है, जहां तक समझ में आपको आ रही है उतना पढ़िए, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में मत जाइए। फिर आप क्या करिए, जब उस टॉपिक को आप पढ़ लें अच्छे से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए उस जैम पेपर से। आपको पूरा पेपर भी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आप शुरू में देखो आपको लगे कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तब डिप्रेशन में चले जाओ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने सपोज कोऑर्डिनेशन पढ़ा किसी एक बुक से, अब आप उस क्वेश्चन उठाइए, अब देखिए आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर आपको नहीं बन रहा है मतलब आपकी कमी, थोड़ा बहुत कमी रहेगी, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो। अगर नहीं कर पा रहे हो, किसी हेल्प से, किसी फ्रेंड से हेल्प लो, किसी सीनियर से हेल्प लो, वो आपकी हेल्प कर देगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे रखना है। तो आप इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन टॉपिक उठा सकते हो कालिया बुक से। बायो इनऑर्गेनिक के लिए आप वही बुक में बहुत अच्छे से बायो इनऑर्गेनिक दी गई है, उससे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। बट बहुत बायो इनऑर्गेनिक से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक। इसके अलावा जो आईआईटी जैम का जो उसका सिलेबस है इनऑर्गेनिक को लेकर के थोड़ा डिस्क्रीट टाइप का है, मतलब थोड़ी चीजें काफी जगहों से पूछी गई हैं।
तो अगर आप उसको कोई आपको स्पेशल प्रॉब्लम आती है तो आप टॉपिक को यूट्यूब पे सिंपली सर्च कर लो। आजकल बहुत सारे मतलब कॉलेज स्टूडेंट के बच्चे यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस बनाते हैं, यूजफुल वीडियोस बनाते हैं। मैंने भी उनसे हेल्प लिया था, आप भी उनसे हेल्प ले सकते हो, आपको काफी चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये हेल्प करने वाले हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बेटर तरीके से। इसके बाद हम लोग स्विच करते हैं फिजिकल की तरफ। फिजिकल में जितने भी टॉपिक्स हैं आई विल सजेस्ट कि आप पुरी शर्मा पठानिया फॉलो करिए। पुरी शर्मा पठानिया में आपको सारे टॉपिक्स जैम लेवल के आपके कवर अप हो जाएंगे। पठानिया के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें बहुत सारी चीज एडवांस लेवल की दी गई हैं, तो आपको एक टाइम के बाद आपको स्टॉप करना है। कोई भी टॉप लेवल है, फिर एक मीडियम लेवल आता है, फिर एक एडवांस लेवल आता है। आपको मीडियम लेवल पे जाके रुक जाना है, उसके आपको फॉर्मूले प्रैक्टिस अच्छे से करनी है फिजिकल की। इस तरीके का, क्योंकि जैम की जो क्वेश्चन पेपर है फिजिकल से फॉर्मूला बेस्ड ही आता है जैसे, तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप फिजिकल भी अच्छे से कवर अप कर ले जाएंगे। और सेम स्ट्रेटजी इसमें भी अपनाइए। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का उसके फॉर्मूलाज को पॉइंट आउट कर लीजिए, और नोट्स बनाने के बाद तो जो आप मेन फॉर्मूलाज हैं वो किस कंडीशंस में यूज किए जाते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है किसी प्रिंसिपल की, अगर ये आपको उस बुक से जनरली मिल जाती है तो उसको पॉइंट आउट करके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल से नोट्स नहीं बनाना है, मतलब आप पूरी किताब अच्छे से प्रिंट कर ले रहे हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो वो जो आपके की पॉइंट्स है वही आपकी एग्जाम के टाइम रिवीजन में हेल्प करेंगे। सेम अप्रोच अपनाइए ऑर्गेनिक के साथ, सेम अप्रोच अपनाइए फिजिकल के साथ। कोई टॉपिक अगर नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन तो दोबारा से जाइए, रिवाइज करिए। ऑर्गेनिक में स्विच करते हैं। ऑर्गेनिक के साथ मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें हम लोग ऐसा हमें बुक्स पे पढ़ने में भी आइडिया नहीं लग पाता है कौन बहुत एडवांस लेवल है कौन बहुत नॉर्मल लेवल। बट ऑर्गेनिक के साथ क्या प्रॉब्लम है कि बहुत बच्चों की ऑर्गेनिक बोलते हैं मेरी बहुत वीक है, मुझे समझ भी नहीं आता है कैसे पढ़े कहाँ से पढ़े, मुझे रट्टा मार लगती है, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में मुझे रटना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक मतलब हो सकता है आपने बहुत बेसिक लेवल की आपको केमिस्ट्री ना पता हो, किस तरीके से बॉन्ड बनते हैं टूटते हैं, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बेसिकली यही सब केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक में। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कहाँ बॉन्ड बन रहा है। तो इसके लिए आप इंट्रोडक्शन के तौर पे आप मैसेज करूंगा पॉला वाई ब्रूस की बुक पढ़िए पहले। आप उसको शुरुआत से एक चीज पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल सरफेस पता चलेगा कि मतलब कैसे मतलब चीजें हो रही हैं। वो बुक आपको पूरी डिटेल से, मतलब उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके काम के नहीं है, लेकिन अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो लगभग शुरुआत की 70% में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है। उस बुक को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजी लैंग्वेज में फ्रेंडली लैंग्वेज में बुक लिखी गई है। उसको समझने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि मतलब कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा जब आप जैम का सिलेबस देखोगे तो उसमें बेसिक रिएक्शंस के अलावा कुछ सम स्पेशल टाइप्स की नेम रिएक्शन दी गई हैं, तो आपकी ज्यादातर नेम रिएक्शंस तो उस बुक से भी कवर हो जाएंगी। बट इन केस अगर आपको लगता है आपकी वो कवर नहीं हो पाई या आप मिस कर गए उनको, आप उनके बारे में और डिटेल से जानना चाहते हो तो आप उसके लिए कोई और बुक फॉलो करो, या आप चाहो तो सिंपली उससे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पर सिंपली आपने डाला कि बैकमैन सीरीज अरेंजमेंट, तो आपको बैकमैन सीरीज अरेंजमेंट की ढेरों वीडियोस जो मतलब बहुत सारे ट्यूटर्स बनाते हैं ऑनलाइन ट्यूटर्स, उनकी आपको 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें आपको बेसिक एग्जांपल्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया गया है उसमें आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप इस प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से यूज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। और इन सब के अलावा अगर कोई टॉपिक मुझसे स्किप हो गया हो जो स्पेशली इन तीनों में नहीं आता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का हो गया, जैसे जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस आपके 12th लेवल की जो एनालिसिस होती है, साल्ट एनालिसिस, उससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग और मैथ के होते हैं, तो वो आप अगर आप 12th लेवल में मैथ अच्छे से पढ़ रखी है तो आप उसको कर ले जाओगे। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक अगर मुझे आपको लगता है मैंने स्किप कर दिया हो तो आप सिंपली उस टॉपिक को या तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप जहाँ भी आपको जो वीडियो मिले आप उसके कमेंट कर देना, मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा। हाँ सत्यम भैया। तो जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारा मतलब हो जाता है, तो शॉर्ट्स नोट लाइक क्लास टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कैसे शॉर्ट नोट्स को, कोई स्पेशल स्ट्रेटजी? जैसे जब पूरा सिलेबस पढ़ते हैं बहुत सही बात है, आप एग्जाम की आप एक डेडलाइन सेट कर लीजिए। जैसे आपने एग्जाम फरवरी में होता है, बीएचयू एग्जाम 2 महीने पहले से फरवरी को आपको टारगेट कंप्लीट कर लेना है।
अब सिलेबस बहुत अच्छे से गो थ्रू लेना है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप नवंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी रिवीजन और एग्जाम का सिलेबस प्रैक्टिस की डिमांड करता है। तो इन केस अगर आपने दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट किया तो आप सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी के साथ अपने एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन के बाद अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। नोट्स मतलब आपके हमेशा किसी भी टॉपिक में, जैसे ऑर्गेनिक के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको बेसिकली मैकेनिज्म लिखनी है और जो स्पेशल की पॉइंट है। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, कौन अटैक कर रहा है, कौन न्यूक्लियोफाइल कहाँ से क्या रिएक्ट, मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक में ही होता है। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में भी आपको बहुत ज्यादा की पॉइंट्स ही नोट करने हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है। फिजिकल में फॉर्मूला वाइज उस फॉर्मूले की यूनिट्स क्या क्या है, किस कंडीशंस में यूज किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस है। फिजिकल में ये बहुत बड़ा टारगेट चैलेंज होता है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन उस फॉर्मूले को किस कंडीशंस में यूज करना है, यहाँ पर हम वीक हो जाते हैं। और बेसिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, प्लस माइनस के साइंस, थर्मोडायनेमिक्स में, यही सब हम लोग के एरर के कारण बनते हैं, तो हमें क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे फोकस करो कि कौन सा यूनिट्स कब यूज करना है, कब प्लस साइन यूज करना है, कब माइनस साइन यूज करना है, लॉग वगैरह, इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान करके फॉर्मूला यूज करना, यही सब आप जो बेसिक चीजें हैं सबको आप नोट्स बना सकते हो। और बहुत ज्यादा हैवी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना होगा एग्जाम के एक हफ्ते पहले तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेडेक का कारण बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स ही बनाइए ताकि उसका इजीली आप रिवाइज कर सकें। जितने भी एस्पिरेंट होते हैं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका मतलब टारगेट होता है ऑल इंडिया रैंक 1 उन्होंने लाना है या टॉप 10 में लाना है। तो जब आपने बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर की, आपने अपना रिजल्ट देखा, आपको कैसा फील हुआ? बीएचयू का ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मतलब हर किसी का अच्छा मतलब ड्रीम में होता है कि वो एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा बेस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे, और हर स्टूडेंट अपना बेस्ट लेवल अपना परफॉर्मेंस देता भी एग्जाम में। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप एक विजन के साथ करो, कि लाइक मतलब जैसे डिटर्मिनेशन के साथ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे बस वो निकालना है, बस निकालना है, तो ये कोई एक क्लियर माइंडसेट नहीं है कि आपको बस निकालना है। और जैसे मान लो कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को जैम टॉप करना है, मुझको बीएचयू में सीट टॉप करना है, तो ये भी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा, जैसे मान लो आपको अगर बीएचयू में एग्जाम टॉप करना है तो आपको पता होना चाहिए कि बीएचयू का पेपर कितने नंबर का होता है। जैसे बीएचयू का पेपर 60 नंबर का होता है, तो आपको आइडिया होगा कि पिछले साल के टॉपर के 262 नंबर थे मेरे, तो अगर आपके इतने थे तो आप रैंक 1 ला सकते हो। तो आप एक माइंडसेट बना के चलो, जैसे आपको बीएचयू के 360 आपको 300 नंबर लाने हैं, तो डैम श्योर है आप टॉप पे आ जाओगे या टॉप 3 में तो आ ही जाओगे। इस तरह की स्ट्रेटजी को अपन बना के करोगे तो आप इस तरह की पोजीशन सिक्योर कर सकते हो। जैसे आईआईटी जैम है, तो आपको जैसे पता है कि आप बोलोगे कि मुझे बस आईआईटी चाहिए, तो बहुत सारी आईआईटीज हैं, मतलब 8-10 आईआईटीज, मोर देन 10 आईआईटीज हैं, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टारगेट बना के चलते हो कि नहीं मुझे आईआईटी बॉम्बे जाना है, मुझे आईआईटी कानपुर जाना है, तो मुझे अंडर टॉप 50 लाना है। टॉप 50 लाना भी कोई आपका स्ट्रॉन्ग विजन नहीं बताएगा। आपको मतलब इस तरह से टारगेट करना पड़ेगा कि मुझे नहीं 100 में से 80 प्लस लाना है, मुझे 70 प्लस लाना है, 65 प्लस लाना है, 75 प्लस लाना है। इस तरह से आप टारगेट बनाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, और ये आप टारगेट बना सकते हो पिछले साल की रैंक के बेसिस पे, मुझे ये लाना है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको उस लेवल की तैयारी करने के लिए। और जब मुझे पता चला कि मेरी रैंक बनाई है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि मेरी रैंक बनाई है, बट फिर जब अगले दिन फोन दोस्तों के आए, मतलब काफी लोगों से सब कांग्रेचुलेशंस आए, तो फिर दिलाई हुआ नहीं अच्छा लगा। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या बेनिफिट्स हैं ऐसे एग्जाम को क्रैक करने में? अभी आप आईटी बॉम्बे से एमएससी कर रहे हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है? कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप यूज कर सकते हैं? क्या डिफरेंस है जो लोकल यूनिवर्सिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकती? मैं अपने जो भी जूनियर्स मेरे या जो भी लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि सच में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। मतलब आप जैसे अगर आपने सोचा है कि आपको रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना है या किसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आप जो लोकल कॉलेज में होते हो, तो जो मैं आसपास के अपने लोकल कॉलेज में बेसिकली झांसी रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मैं आसपास के लोकल कॉलेज को देखता हूँ, तो मुझे वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता। मतलब लगता है लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। लेकिन बीएचयू में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा था। जब मैं वहाँ से बीएचयू कर रहा था, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चलती थी। लेकिन जब मैं आईआईटी बॉम्बे पहुंचा तो वहाँ का जो रिसर्च लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी ज्यादा है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का है। और फिर आईआईटी बॉम्बे देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, तो उसकी मतलब एज इट डिफाइंस की मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको रिसर्च लेवल की, वहाँ प्रोफेसर से इंटरेक्शन, उनकी नॉलेज, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे फैक्टर्स मिलेंगे जो एक वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने आप में। और डिफरेंस तो ऑब्वियसली डिफरेंस है,
तो ऑब्वियसली आप सब बहुत अच्छी मेहनत करिए, क्योंकि जिसको अगर आपको रिसर्च फील्ड में भी जाना है तो आपको आईआईटी बॉम्बे से बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज में आगे जाके रिसर्च कर सकते हो। यहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये डिफरेंस है यहाँ पे मिलेगा आपको। मतलब नॉर्मल कॉलेज में सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इसके अलावा जो लोग रिसर्च नहीं भी करना चाहते हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी अच्छी आईआईटी में आप आगे पढ़ाई करिए, अगर आपका एमएससी करने का प्लान भी है, क्योंकि इसके आपको अगर आपको किसी सब्जेक्ट में आगे नहीं पढ़ना तो अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो आईआईटी आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है कि आप उन फील्ड में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सको। तो आई सजेस्ट ऑल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आईआईटी बॉम्बे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। तो जनरली लोग बीएससी 4th सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं या लास्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं, तो लोगों का क्या माइंडसेट रहना चाहिए कि इस एग्जाम को मुझे ऐसे क्रैक करना है? वैसे कि एग्जाम क्रैक करना अगर आपने 4th सेमेस्टर से स्टार्ट किया है तो आप प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में होंगे, तो आपका 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, और आपको एग्जैक्ट 1 साल बचता है, फरवरी में एग्जाम होता है, सॉरी। तो 1 साल की स्ट्रेटजी मोर देन सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। इवन अगर इन सर्कमस्टांसेस आपने 2-3 महीने वेस्ट भी कर दिया, अगर आप जुलाई से भी लगते हो तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम के लिए टेस्ट में। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आप जुलाई से तैयार करो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे जनवरी से तैयार करो, क्योंकि जब जनवरी से तैयार करोगे तो आपकी जो सोच थिंकिंग लॉजिकल होगी, आप जैम के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स को एक साथ टारगेट कर सकते हो जो नेशनल लेवल के हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं पता हो कि टाइफर भी एक एग्जाम होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वो भी एक हाई क्वालिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पे, उसका भी एग्जाम दिसंबर में होता है। तो और इसके टाइफर और आईआईटी जैम 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, तो आप इन एग्जाम्स को भी फोकस कर सकते हो अगर आप जनवरी से स्टार्ट करते हो। बट अगर आप सिर्फ जैम ओरिएंटेड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बेसिकली आप क्या करना है, आप जैसे कि मैंने बुक्स के नाम बताए, आप क्या करिए उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जनवरी से ही। अगर आप तैयार करना है उन बुक्स को आप पढ़ेंगे, आपको शुरू में दिक्कत आएगी, आपको मजा नहीं आएगा, फिर दोबारा से पढ़िए, किसी से हेल्प मांगे जहाँ डाउट हो रहा है, फिर से उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करिए। जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एक बार जब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर जो दोबारा जब आप पढ़ेंगे जुलाई के बाद से मतलब हाई पेस में स्पीड से, तो आप बहुत जल्दी ग्रैस्प कर लेंगे चीजों को। तो अगर आप 4th सेमेस्टर में तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक बुक से स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक बुक्स आप एक ऑर्गेनिक के लिए लीजिए, एक ऑर्गेनिक के लिए लीजिए, केमिकल के लिए लीजिए, उनको थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च कर सकते हैं। जैसे थ्योरी पढ़ना एक चीज़ हो गई और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना एक चीज़ हो गई, तो आप कितना टाइम थ्योरी में लगाते थे और कितना टाइम रफली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में लगाते थे? आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से प्रॉब्लम आती है। वो क्या करते हैं बच्चे कि वो कहते हैं भैया मैं टॉपिक पढ़ लेता हूँ लेकिन मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते। मैंने कहा कि ये कैसा सवाल है, तो तुम टॉपिक पढ़े तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो फिर मैंने इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो जनरली प्रॉब्लम ये आती थी बच्चों को कि वो टॉपिक बस एक बार देखते थे, ऊपर से पढ़ के निकल जाते थे, उनको लगता है उन्होंने पढ़ लिया। बट एक्चुअल में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हर क्वेश्चन के पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक छुपा होता है। एक प्रॉब्लम पीछे, किसी भी प्रॉब्लम को आप उठा लीजिए, इनऑर्गेनिक में मानता हूँ कुछ डायरेक्ट पॉइंट्स होते हैं, बट फिजिकल और ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं एक लॉजिक छुपा ही होता है। तो उस लॉजिक को जानने के लिए आप कॉन्सेप्ट पकड़ होनी चाहिए। तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो किसी टॉपिक को, तो आप स्पेशली टॉपिक को अच्छे से सेंस की 1-2 बार पढ़ो। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको लगा 2 बार पढ़ो। जब इसके और आपको पढ़ के चले गए 1 मिनट तक लगातार आउटकम 0 आ रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। जैसे आपने सपोज कोई भी टॉपिक उठाया, आज आपने फिजिकल का उठाया, एक चैप्टर आपने पढ़ा, एक चैप्टर नहीं पढ़ा, आधा चैप्टर पढ़ा, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, ओके, आपने 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ा। 2 दिन बाद कुछ चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल है, अगर उस बुक्स में अच्छे नहीं लग रहे हैं आपको, तो आप जैम लेवल की न्यूमेरिकल उठा लो। आप बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू लेवल की न्यूमेरिकल उठा लो, न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको एक आइडिया लगेगा आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या कमी आ रही है। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस सच में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कई बार बच्चे बोलते हैं कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता और आप सिर्फ एग्जांसर्स में थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया या कोई लॉजिक घुमा दिया, तो आप उस लॉजिक को नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन गलत कर जाओगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। तो और अगर आपको इस
लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप किसी अच्छी सी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अभी तो मैं कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं कर रहा, बट मैंने अपने टाइम पे JMF कैंपेन की हो गई या करियर इंटरव्यू की हो गई या आईडीबीआई, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीवन, बट आप हेल्प के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी तरीके से, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप पे ट्रैक रखना है कि आप क्या सही रास्ते पे जा रहे हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आइडिया रहेगा टाइम के साथ कि मतलब आपकी तैयारी कितने % हो चुकी है और आपको अभी कितनी और डिमांड है आपको देने की जरूरत है। तो एट लास्ट में अगर हमको और रोज में कुछ आप उसमें जाता है कि आप रोज कितनी तैयारी करते हो, तो मैं रोज अपना रात में अपना एक टाइम डिसाइड कर लेता था कि मैं दिन भर जो भी पढ़ूंगा रात को कम से कम 1 घंटा क्वेश्चन पेपर्स को दूंगा। और जब क्वेश्चन पेपर नहीं भी बनते थे तो मैं जैम की प्रीवियस ईयर में अरिहंत का एक जो होता है ना, वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट जैम का, मैं उसको ही पलट के देखता रहता था। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उस टॉपिक का, तब भी मैं पढ़ता रहता था, ऐसे क्वेश्चन देखता था। अगर आपको एक दिन क्वेश्चन नहीं बने ना, तब भी रोज ट्राई करो, आपको पक्का लगने लग जाएगा। अगर पहले दिन नहीं लग रहा है, आप हार के बैठ जाओगे, थक हार के मूड ऑफ करके, तो डे 1 से ही आपने हार मान ली ना, तो आपको लगे रहना है। अगर अच्छा नहीं भी लगे तब भी लगे रहो, कुछ दिन लगे जाएगा। अगर लास्ट में हमको समझ करना हो कि कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, मेनली किन पॉइंट पे हमको फोकस करना चाहिए, तो क्या कहना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि एग्जाम जब आप देने बैठते हो ना, तो आपके अंदर एक एग्जाम की एक स्ट्रेटजी बना के आती है कि मुझे पहले ये टॉप पोर्शन करना है एग्जाम का, उसके बाद ये पोर्शन करना है, उसके बाद ये पोर्शन करना है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, चाहे वो BHU हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी एग्जाम हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपके स्मार्ट वर्क से। मैं यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा हार्ड वर्क, मैं बोलूंगा स्मार्ट वर्क। क्यों? क्योंकि अगर आप इस एग्जाम में ये चीज पे ज्यादा फोकस करो कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। BHU के एग्जाम में आऊंगा एक क्वेश्चन अभी बाद में कि BHU की स्पेक्स अलग से क्या करें जो एग्जाम से डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज में आपके अंदर सबसे पहले जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप पर कॉन्फिडेंस करो कि आप कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क से क्या मतलब, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जब आप रेगुलर बेसिस पे इस तरह से करोगे तो आपको खुद बूस्ट मिलेगा। मैं क्वेश्चन कर ले जा रहा हूँ, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। ये 2 क्वालिटीज हैं, और रेगुलरिटी, ये 3 क्वालिटीज हैं जो आपको किसी भी एग्जाम का बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। नो डाउट कर ले जाओगे। आप रेगुलरली चीजें फॉलो कर रहे हो, आपको सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना है, वो आपको उस सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में भी, आपको फ्यूचर डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट है, तो आप इस अप्रोच के साथ काम करोगे, आप एग्जाम निकाल लोगे। और अभी मैंने एक और पॉइंट रखना चाहता हूँ कि क्या BHU-MSc के डिफरेंस में एक्स्ट्रा अलग से क्या करें जो आपको IIT JAM में नहीं करना है, जो आपको IIT JAM के अलावा करना है। सपोज अपने IIT JAM फरवरी में दिया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स है, क्या मार्क्स नहीं दिया, लेट्स स्किप दिस पॉइंट। आपको फरवरी से मई तक का टाइम मिलता है। अभी इस बार तो लॉकडाउन है, तो अभी मई तो निकल गया, कोई एग्जाम नहीं होगा, बट जनरली ऐसा होता है कि मई में एग्जाम होता है। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जो BHU का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी मई में नहीं हुआ, तो हो सकता है ये जून में हो या जुलाई में हो, जब भी हो। तो अभी भी आपके पास 1-2 महीने का, मई है जून है, तो अभी तो आई थिंक जुलाई में होगा एग्जाम, तो आपके पास 1 महीने से ज्यादा टाइम है। तो भी आप क्या कर सकते हो कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है JAM के लिए, या नहीं भी पढ़ पाए, कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे BHU के सिलेबस को देखते हुए आपने उस टॉपिक्स तो कवर कर ही लिए होंगे अभी तक। तो इसके अलावा BHU के साथ खास बात क्या होती है कि BHU का जो पेपर है वो कुछ मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की डिमांड करता है। 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो मतलब आपके बाकी क्वेश्चन छूट गए। तो उसके लिए मेरा स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला यही रहेगा कि BHU का पेपर ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन तो JAM का होता है, लेकिन BHU में जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है पेपर में, तो आप बहुत ज्यादा उस पर टाइम खराब करो, स्किप कर जाओ। हो सकता है यहाँ पे जो आपको शुरुआत में क्वेश्चन मिले कठिन मिल रहे हैं, तो रैंडमली आप स्टार्ट कर दो क्वेश्चन नंबर 50 से, या क्वेश्चन नंबर 80 से, या क्वेश्चन नंबर 90 से, क्योंकि आपको नहीं पता ना ऑनलाइन में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर है, किस टॉपिक का। तो अच्छा कोई टॉपिक आपको मतलब ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, आपको मजा नहीं आ रही है, टफ लग रहा है, नहीं बन रहे तो 4 क्वेश्चन लगातार पर टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है लास्ट के पोर्शन में क्वेश्चन ज्यादा इजी दिए गए हो। तो इस तरीके की आप स्ट्रेटजी मतलब हैक्स को अपना के आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हो। और BHU के साथ है कि को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। कई बार क्या मुझे लगता है मेरा पर्सनल एक्सपोज के पिछले 5-7 सालों के पेपर सही होते हैं। सही है, आप बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो
और आप जो बीएचयू के सिलेबस में लिखा है, बीएचयू का सिलेबस मतलब एमएससी का कोई ऐसा सिलेबस तो है नहीं, बट उसमें बीएचयू जीएससी जो 6 सेमेस्टर का सिलेबस है जो आपको बीएचयू की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप उस सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू हो लो, अच्छे से उनको रेफरेंस बुक्स से पढ़ लो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फॉरेन बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इंडियन बुक्स पढ़ो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन अच्छे से करो। इस एग्जाम को बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। नेगेटिव मार्किंग से बचो, कोई भी एग्जाम हो, भले आईआईटी जैम हो या बीएचयू एग्जाम, जितने क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे से करो। तो ही तुक्का मत मारिए सीरियसली, क्योंकि हमको लगता है तुक्का मतलब उस केस में मारा जाता है जब आपको लग रहा हो कि मतलब 4 में से 2 ऑप्शन क्लियर है, या तो एसी होगा या तो बीडी होगा, तो आप रिस्क ले लो। अगर आपको चारों ही नहीं आ रहे हैं तो इस तरह तुक्का मत मारो, गलत ही। और स्पेशल सब पॉइंट्स आप कोई पूछना चाहेंगे? थैंक्स अ लॉट सागर फॉर गिविंग योर यूजफुल टाइम टू अस। और मेरे जूनियर्स, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन है तो आप जहाँ भी वीडियो अपलोड किया जाए उसमें आप कमेंट बॉक्स पे आप अपनी क्वेरी डालो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। एंड वंस अगेन थैंक यू सत्यम भैया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स टू माय जूनियर्स, कि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जो भी बच्चे आईआईटी जैम तो नेक्स्ट ईयर होगा, और मैंने एक्चुअली 2019 में जैम में AI16 स्कोर किया था, तो अभी आईआईटी जैम 2021 में होगा, अभी फर्स्ट टाइम है। और बीएचयू तैयार करने वाले सभी बच्चों, आईआईटी जैम की तैयार करने वाले सबको ऑल द बेस्ट। आप सब फ्यूचर बहुत अच्छा करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सत्यम भैया। ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।